बच्चों एसिड की प्रॉपर्टी तक पढ़ चुके हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और ये सिर्फ आपके लिए होता है, इसलिए लेक्चर जाते बहुत बड़े बड़े से। एक एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट आप सीखिए ताकि आपको आपकी भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस बच्चों, जैसे एसिड का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका भी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। बट उससे पहले दो छोटे छोटे से मैं पॉइंट आपको समझा दूं एसिड से रिलेटेड। वो पॉइंट क्या है बच्चों? एक पॉइंट, हम आखिर ये, जैसे मान लीजिए एक वर्ड आ गया डिफाइन डाइल्यूशन, आखिर ये कब कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि डाइल्यूशन है बच्चों? डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन से मतलब डाइल्यूट का एक वर्ड है ना, वहां से लिया जा रहा है, डाइल्यूशन ये होता है। मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं डाइल्यूशन को डिफाइन कर रहा हूं। जब कभी किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अब ये जब वाटर में ऐड करते हैं, इसको हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को प्यारे बच्चों, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, माने मिलाते हैं, प्लस का मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में होता क्या है? एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है। जब इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे, इसको वाटर में ऐड करेंगे तो पता क्या होगा? ये जो एसिड था वो एसिड में कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट घटेगा और वो एसिड कैसा बन जाएगा? डाइल्यूट बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करा, मतलब इसको हमने इसमें ऐड किया तो क्या हो रहा है? जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और बच्चों वो जो एसिड है वो कैसा बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन। फिर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, भाई किसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड में क्या होता है? H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस, ये घटते हैं पर यूनिट वॉल्यूम इसका एसिड का, तब बच्चों डिक्रीज होता है। मैं फिर पढ़ता हूँ उसको, when concentration acid dissolve in water, concentration acid dissolve in water, then concentration of hydronium ions decreases per unit volume of acid। ठीक है, decreases पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो ये वर्ड मैंने यहाँ लेना चाहिए, यहाँ तो आपको समझाने के लिए बोल दिया, पर थ्योरी कैसे डिफाइन करेंगे इसकी हम वो बता रहे हैं। When concentrate acid dissolve in water, then concentration of hydronium ions decreases per unit volume and the process is known as dilution, and then the acid is dilute acid। अब तो समझ में आ गया होगा। और ये जो मैं डेफिनेशन बोलिए, वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिख भी लेना है इसको, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको एसिड बेसिस की रिएक्शन बताई मैंने। कहीं कोई छोटा सा सवाल आ जाता है, वो कहता है ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या है? तो आप बोलेंगे कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव को जब मिलाया जाएगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब H पॉजिटिव किसमें होता है? एसिड में आयन निकलता है, हाइड्रोनियम आयन। ये भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये एसिड की छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिला के वाटर बन गया, H3O पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन से OH नेगेटिव ये मिला के वाटर, मतलब रिएक्शन कौन सी क्या है? आप बोलेंगे इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद अगले पार्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, उनको पढ़ते हैं, उनको बताते हैं आपको। ठीक है, अब आ जाइए बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो एजम के पॉइंट हो गए जो आपने मेंशन कर दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में बच्चों ए नंबर डाल देता हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका पहला पॉइंट, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट जो रहता है वो ये, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, जब वो सब OH नेगेटिव, हम जानते हैं बेस की पहचान क्या होती है। बेस को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं बेटा तो क्या निकलता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन निकलता है। ये सारा मैंने लेक्चर बता दिया। अब क्वेश्चन मेरा आ रहा है ये फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम जिसको देख सकें, फील कर सकें, समझ सकें और वहाँ पे पहचान में आ जाए कि ये केमिकल क्या है। केमिकल पूरी केमिस्ट्री के मतलब सारे केमिकल्स थ्री फॉर्म में मिलते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड को बता दिया मैंने, अब बेस की बात कर रहा हूँ। तो बेस की पहचान है, हमने उसको देखा और देखने से पता लगा कि ये क्या हो सकता है, या उसको फील किया, या उसको टच किया, या उसको टेस्ट किया, स्मेल किया, तो मालूम पड़ा कि वो बेस है या नहीं। उसमें से पहला पॉइंट आ रहा है टेस्ट। अब टेस्ट अगर वो बेस है तो बच्चों इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर। बिटर इन टेस्ट। और बिटर का मतलब होता है मीठा नहीं, कड़वा। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे आता है इसके बाद में कि जो बेसिस है, बेसिस बिटर इन टेस्ट होंगे, उनका जो कलर होगा वो लिटमस पे कैसा कलर होगा उसकी बात करते हैं बेटा। मतलब एक्शन ऑन इंडिकेटर, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स फिजिकल प्रॉपर्टी में समझिए, आप जानते हो इसको। इंडिकेटर में हमें पता है दो होते हैं, एक एसिड बेस इंडिकेटर और एक ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। अगर एसिड बेस इंडिकेटर की मैं बात करूंगा तो पहली बात कर रहा हूं बच्चों मैं एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर देखो, पूरी प्रॉपर्टीज, पूरा लेक्चर ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए है, ताकि आपको कोई भी कहीं पर भी कुछ पूछे तो उसका जवाब आए। और 100% आपको जवाब आएगा इनका, क्योंकि इस चैप्टर में टाइम तो लग रहा है। टाइम का मतलब भी आप समझिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, वो कहीं से भी ABCD PQ RS XYZ करके पूछता है। 8 मिनट का वीडियो नहीं है ये, 15 मिनट का वीडियो नहीं है कि ऐसे बेसिस खत्म हो गया। ये वीडियो तो घंटों के बजाय अगर आप पूरा मास्टर वीडियो लोगे इसका, तो वो मेरे को लग रहा है ऐसा लगभग 40 घंटे या 30 घंटे का वीडियो होगा एक, जो बाद में प्रोवाइड करूँगा मैं पूरे चैप्टर का इकट्ठा कर। सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसके बाद भी तो उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, और वो पूरा एक 30 घंटे का जितने लेक्चर हो जाएंगे, 30 घंटे 32 घंटे, उनका एक पूरा मास्टर वीडियो होगा, एक ही वीडियो। आप उसको देखेंगे और पूरा क्रम से होगा, कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। चलिए, एसिड बेस इंडिकेटर्स बच्चों, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स मतलब एसिड बेस इंडिकेटर क्या पहचानता है, कलर। ये कलर की बात करता है। तो क्या होगा जब हम किसी बेस पर बच्चों इंडिकेटर्स में से, अब यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर में एक होता है लिटमस। क्या होता है बच्चों, लिटमस इंडिकेटर। और लिटमस पे कलर इसका कैसा होता है मालूम है, लिटमस इंडिकेटर पे ये चेंज करता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर में नेचुरल है। नेचुरल में भी क्या है, लिटमस है। अब बात कर रहा हूं मैं मेथिल ऑरेंज की और नेफ्थलीन।
प्रॉपर्टी पहले बता चुका हूँ वैसे। यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे बच्चों, एक्शन ऑन किस पर, मैथिल ऑरेंज। अब देखिए ऑन मैथिल ऑरेंज, जब हम बेस को मैथिल ऑरेंज पे ऐड करेंगे, मैथिल ऑरेंज को बेस से ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो कुछ टर्न करेगा। मैथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो येलो होता है, सॉरी ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है नेचुरल कलर। और जब बेस को इसमें ऐड कर देंगे तो वो टर्न करेगा और क्या बना देगा, येलो। क्या बना देगा, ये येलो बना देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टर्न ऑरेंज टू येलो। तीसरी बात आती है फिनेप्थलीन। ऑन फिनेप्थलीन, ऑन फिनेप्थलीन, तो ये क्या होगा यहाँ पे, टर्न कलरलेस टू पिंक। ये बेस की पहचान है कि बेस को जब आप फिनेप्थलीन में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये होगा कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज में टर्न ऑरेंज टू येलो। टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स भी हो गया। अब इंडिकेटर में मैंने पहला लिया एसिड बेस इंडिकेटर्स, अब मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है स्मेल से, स्मेल से होता है। जरा ध्यान दीजिए इस बात पे, पहले मैंने इसको पढ़ाया भी आपको। हम एक एग्जाम्पल लिया हमने ऑनियन, और ऑनियन में एक स्पेशल टाइप की गंध आती है, स्मेल आती है। हमने बेस को उस मतलब ऑनियन जो है उस पर बेस को ऐड किया, या ऑनियन का जूस निकाला, उसमें स्मेल आ रही है, उसमें बेस को ऐड किया। अगर उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो गई उसको ऐड करने के बाद तो वो क्या है, बेस। और डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो वो क्या है, एसिड। ऐसा है बिल्कुल। अगर हम बेस को ऐड कर रहे हैं ऑनियन में, ऑनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो समझ लीजिए वो बेस है। इसका मतलब यही है। ऐसे ही क्लोव ऑयल की बात करते हैं तो क्लोव ऑयल भी ऐसा ही होता है, उसमें एक स्पेशल टाइप की गंध आती है, बेस को हमने उसमें ऐड किया होता है, या हमने कोई एक केमिकल उसमें ऐड किया होता है और उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम कह सकते हैं वो बेस। ऐसे ही आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस में भी स्पेशल टाइप की गंध आती है, ये सब मैंने आपको नोट्स में भेज दिया और लिखवा भी दिया करें। वनीला एसेंस में भी स्पेशल टाइप की गंध आती है, हमने उसमें अगर बेस को ऐड किया, वो डिस्ट्रॉय हो गई तो वो क्या है, बेस। और उसमें स्मेल आती रही तो वो बेस नहीं है। हमने कोई केमिकल लिया, हमें मालूम नहीं है कि क्या है, और वनीला एसेंस में या ऑनियन में या क्लोव ऑयल में हमने उसको ऐड किया और उसकी स्मेल आ रही है, बार बार आ रही है, तो कह सकते हैं एसिड। और डालने से वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी स्मेल खत्म हो गई तो बोलेंगे ये बेस है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी। अब आते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट इसके बच्चों ये कह रहा है, टेस्ट हो गया, एक्शन ऑन इंडिकेटर हो गया। अब आता है कि फीलिंग क्या होगा, फीलिंग टू टच। इसको टच करने पे क्या होगा, फीलिंग टू टच मतलब आप जानते हो, सूपी टू टच, स्लिपरी टू टच। जब हम अपनी फिंगर में उसको लगाएंगे चिपचिपा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लिप करेगा, तो समझ लीजिए इसका जो एक्शन है बच्चा वो फीलिंग टू टच में आएगा, सूपी टू टच, स्लिपरी होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर रहेगा इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब आप जान लीजिए, क्या बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, करेगी। तो जानिए OH नेगेटिव आयन ये देता है, और जहां पर आयन की बात आती है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है।
एसिड की बात कर रहे थे तो H पॉजिटिव आयन था, H पॉजिटिव आयन था, और बेसिस की बात कर रहे थे तो वाटर में ऐड करने पर OH नेगेटिव आयन निकलेगा, और इसको क्या पढ़ते हैं हम, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगी, कंडक्ट होगी। आप इस बात को लिख लीजिए, बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये कह सकते हो बच्चों यहाँ पे कि जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है पहले बच्चों, इसके बाद जो सबसे लास्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टी का। देखो राइटिंग में नहीं जाना, राइटिंग में जल्दी लिखता हूँ बहुत, जो बोल रहा हूँ बोलते ही आप सुनने के बाद में ही सही लिख लेना उसको। कॉरोसिव इन नेचर, ध्यान से समझना। कॉरोसिव इन नेचर क्या मतलब होता है उसका? जिंदगी में इसके बाद बोलोगे नहीं आप, बिल्कुल भी। कॉरोसिव इन नेचर, कॉरोसिव का मतलब होता है कि कितना खतरनाक है, यूज करने पर कितना डेंजर है। आखिर कौन कौन खतरनाक है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे एसिड में HCl, H2SO4 और आपका HNO3, ये तीनों बहुत खतरनाक हैं। स्किन को बर्न कर देते हैं, कपड़े को बर्न कर देते हैं, और ये खात्मा कर देते हैं इंसान का। वैसे ही इसमें भी कुछ वेज होते हैं बड़े खतरनाक हैं, और आप याद रखना दोनों को, एक आपका कॉस्टिक सोडा और एक आपका कॉस्टिक पोटास। अब ये कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक पोटास क्या होता है? एक होता है आपका KOH और एक होता है आपका NaOH। KOH भी बेस है, कॉरोसिव इन नेचर है, ये स्किन को बर्न कर देंगे, ये क्लॉथ को बर्न कर देंगे, खतरनाक है ये। तो दोनों समझिए, NaOH एंड KOH आर हाईली कॉरोसिव इन नेचर एंड दे कैन बर्न अवर स्किन व्हेन वी पुट ऑन स्किन। जब हम इनको अपने स्किन पे रखेंगे या गलती से रख जाएगा तो ये उसको खत्म कर देंगे, बर्न कर देंगे। तो एसिड अटैक भी होता है, बेसिक अटैक भी होता है। अगर कोई किसी के चेहरे पर एसिड फेंकता है तो वो एसिड ना फेंके, वो गधा कर ये फेंकेगा तो भी अटैक हो जाएगा। लेकिन ये सब गंदी बात है, आदती लोग ऐसा करते हैं। आपको सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, कभी प्रैक्टिकल लेने मत चले जाना कि मैं किसी और पर अपने हाथ पे फेंक के देखता हूँ देखिए कुछ होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा और चला जाएगा आपका हाथ, होल हो जाएगा उसमें। तो ये आपकी रहती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से याद आया और पॉइंट मुझे, एसिड्स का यूज और बेसिस का यूज भी आपको समझना है। मैं नोट्स में आपको भेज भी दिया है और कभी फिर समझा दूंगा कि एसिड का यूज कहाँ होता है। जैसे आई वॉश में एक एसिड है, उसका यूज क्या होता है? अब वो आपको याद रखना है कि वो बोरिक एसिड है या कोई और एसिड है। ऐसे करके हर एक एसिड का यूज, HCl का यूज आपको याद रखना पड़ेगा। स्टोन में होता है, क्या करता है, बायोलॉजी में पढ़ा दिया है। H2SO4 का यूज क्या होता है? कार बैटरीज में और इनमें सब में होता है। किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से इसको जाना जाता है। नाइट्रिक एसिड का यूज क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुएंट, TNT वगैरह वगैरह, ये सब बनाने में इनका यूज किया जाता है। अब ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, PDF आपके पास है इसकी, उनका यूज भी है, उसमें से आप लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि वो तो आपको याद करना है। आगे बढ़ता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। बच्चों आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आता है, आपको वैसे याद रखना पड़ेगा क्या, जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट किया था वैसे ही बेसिस भी मेटल से रिएक्ट करेगा। याद लीजिए, पहला पॉइंट है बेटा हमारा, बेसिस बेसिस रिएक्ट विद मेटल, बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब समझिए ध्यान से, जितने पर बेसिस होते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा NaOH, KOH,
COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एंड सो ऑन। MgOH लिख दिया, ठीक है बच्चों। इनको इनसे कोई मेटल रिएक्शन करने आएगी, मान लीजिए इससे मेटल रिएक्शन करने आएगी Na, सोडियम Na। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये इसके घर में आएगा तो इनमें झगड़ा होगा, ये भी पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को भगा देंगे, मतलब लड़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिफर टू ईच अदर। अब सवाल ये आता है, क्या ये इसको भगा देगा? नहीं। क्यों? हम जब केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं, ये पता होना चाहिए कि लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब वो मैंने आपको बता दिया था, और इसकी बात नहीं, एक सेकंड बच्चों, मैं उल्टा बोल गया, ये नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, Na, इसकी बात कर रहा हूँ, पोटेशियम की, ठीक है, नॉट कैल्शियम। कैल्शियम तो डिस्प्लेस हो जाएगी, क्योंकि ये होता है ना आपका KNaVaCa, ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये होता है ना। पोटेशियम क्या होती है, हाई रिएक्टिव मेटल होती है, तो इसके साथ तो बेटा रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन इसकी हम बात करते हैं KOH प्लस Na, या मैंने यहाँ पे और कोई नीचे का ले लिया, जैसे Mg, बेटा Mg इसको डिस्प्लेस करेगा क्या? तो Mg इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, Mg K को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, ठीक है। ये तो इसको डिस्प्लेस कर लेगा, इसमें कोई दोराई नहीं, ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा और फिर जाकर के इधर कुछ बना देगा, अपना स्टार्ट बनाएगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं इसकी, इससे कोई रिएक्शन कर रहा हुआ है, मतलब Mg, तो ये भी इससे रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? ये लेस रिएक्टिव है, देखो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज, आपको मैंने बहुत बार बोली, उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो ये हाई रिएक्टिव होता है, सब मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये सब नीचे होते हैं, तो ये इसको नहीं हटा सकता, ये मतलब इसके ऊपर वाले जो मेटल हैं उनको ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें स्पेशल 2-3 रिएक्शन ध्यान रखते हैं। इसी टाइप से जब हम पढ़ते हुए जाते हैं तो हमको मिलता है Zn और एल्यूमिनियम, ये दोनों मेटल रिएक्शन कर जाती है NaOH KOH जैसे बेस के साथ, और रिएक्शन करके क्या बनता है मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। NaOH प्लस Zn, अब NaOH में जब Zn का रिएक्शन करेंगे तो जो निकलने वाला है ना बच्चों, ये इससे रिएक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, बहुत नीचे है, ये इसको नहीं हटा पाएगा, तो इनका रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो पता क्या होगा, ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे, अलग नहीं होगा, और ये मिलकर के एक अपना नया आशियाना बनाएंगे और ये H को यहाँ से भगाएंगे। तो Zn का बच्चों जब इससे रिएक्शन होगा तो ये आपका हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, ये कौन चलेगा, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। मैंने कहा ना स्पेशल रिएक्शन आपको याद रखिए, बेसिस के साथ सारी मेटल्स रिएक्शन नहीं करती, क्यों? जो हाई रिएक्टिव मेटल है बेस, और बेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो हाई रिएक्टिव मेटल को कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन स्पेशल तौर पर Zn मेटल ऐसी है जो Zn इसके साथ आती है, रिएक्शन करती है और एक नया नाम बना देती है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, और लाइब्रेरी लिखा तो नहीं बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस। अब ये बाकी की तो कोई नहीं कर रहे हैं, अब ये सोडियम जिंकेट क्या है, इसमें से आपका सॉल्ट है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो किसी की साथी मेटल है एल्यूमिनियम। अब NaOH प्लस एयर, NaOH प्लस एयर की बच्चों बात करेंगे आप, तो ध्यान दो, ये केवल डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा,
मेरे बच्चों इसमें पता है क्या और देना पड़ेगा, वाटर और ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें वाटर और ऐड करना पड़ेगा बेटा, तब इसका रिएक्शन बनेगा Na का Al से NaAlO2 NaAlO2 बिल्कुल हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, देखो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो रिएक्शन करने जाएगा तो स्पेशल रिएक्शन के तौर पर हमें वो भी इसका रीजन बताऊंगा आपको कि स्पेशल रिएक्शन के तौर पर क्यों एल्यूमिनियम और Zn नहीं, क्यों बाकी कोई और क्यों नहीं। तो इसका हो जाएगा बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट, उसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा, NaAlO2 है H2 O2 है O1 और O1 O2 हो गया Al H का 2 है, H का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक H है, देखो एक H ज्यादा है बच्चों, तो यहाँ पर 2 कर देंगे आप, यहाँ पे 2 कर देंगे तो H का 2 हो गया, H का 2 बच्चों, तो ये H का कितना हो जाएगा 2 मतलब 4 हो जाएगा, H का 2 ये वाला, H का 2 ये वाला, H का 4 हो गया, एंड O का 2 और O का 1 3। तो यहाँ पे जो निकल रहा है ना, वो निकलने वाला टर्म आप समझिए, O का यहाँ पे 2 हो गया बेटा, और इधर O का 2 और 1 3 हो गया, तो कुछ और करना पड़ेगा इसमें, चेंज लाते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, हाँ 3H2 मतलब 3H के 3 और 6 हो गए, यहाँ पे H के 2 और H के 2 बच्चों यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं, तो 2 to the 4 H के 4 और H के 2 H के 6 RHS में भी H के 6, लेकिन क्या होगा O2 है O2 है O2 है O4 है O4 है, तो कोई यहाँ कर दो O का 2 to the 4 O का 2 और 2 4 Na का 2 Al का 2 तो Al का 2 यहाँ कर दो, मतलब पूरी रिएक्शन ऐसे करके बैलेंस हो जाएगी, सभी में बच्चों यही लग जाएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे। अब ये है क्या, सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पर भी लाइब्रेट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना। अब क्या सिर्फ NaOH से रिएक्शन करेंगे, ये बच्चों KOH से भी रिएक्शन करेंगे। अब इस बात को जान लीजिए, ये KOH के साथ भी रिएक्शन करेंगे, है क्या, क्यों बन रहा है सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। बेस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो नाम दे रहा है ना, वो नाम ही इस तरह से है कि वो ABC करके कुछ सवाल हमसे पूछता है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे हमको थोड़ा कंफ्यूज होता है और बच्चे गलत कर रहे हैं, तो आपको ये गलत नहीं करना है, इसको बार बार पढ़िए। अब बताता हूँ आखिर इसका स्पेशल मैं क्यों बता रहा कि स्पेशल है। बच्चों जो ऑक्साइड सारी मेटल के साथ होते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड क्या मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर निकलता है, जब एसिड कोई बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी सॉल्ट और वाटर निकलता है। इसीलिए हमने इसको भी क्या बोला था कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि वो क्या होगा, बेस होगा। अब क्या सारे मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, जी नहीं, यही तो ऐसे होते हैं ZnO Al2O3, इनकी जो मेटल है वो मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड नहीं होते, ये एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड दोनों नेचर रखते हैं, इसीलिए ये एडजस्ट भी कर लेते हैं और इन्होंने बेस को एडजस्ट भी कर लिया। यहाँ पर भी इन्होंने बेस को एडजस्ट कर लिया बिकॉज बोला बेसिक इन नेचर। या ये जब इसके साथ रिएक्शन करने गई होगी तो उसने दिखाया ना कि जो Zn जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड में जो मेटल है बेटा वो मेटल ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड की, मतलब एसिडिक इन नेचर एज वेल एज बेसिक इन नेचर हो, इसीलिए ये रिएक्शन बन जाता है इस तरह से। अब मैं आपको KOH के साथ में बताऊँ,
देखिए मान लीजिए बच्चा ये हो गया KOH प्लस Zn, स्पेशली दो ही ध्यान रखना KOH और NaOH, क्योंकि सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती है। Zn अब ये देखो K और Na का आउटर मोस्ट सेल में बंद बचता है, तो इसका भी क्या बन जाएगा K2 ZnO2 प्लस H2। K2 बैलेंस वन होती है, तो इसका भी क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, ठीक। K2 ZnO2। पोटेशियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस वाइब्रेट हो गई। और बाकी बच्चों इसको बैलेंस कर दीजिए, K का 2 है, देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने बैलेंस नहीं करा, आप इसको भी बैलेंस कर दीजिए। Na का 2 है, Na का 2 हो गया। बाकी देखो जरा O का 2 है, O का 2 है, Zn का 1 है, Zn का 1है, H का 2 हो गया बैलेंस। इसको भी देखो हो गया, K का 2 है, K का 2 है, Zn का 1 है, 1 है, O का 2 है, H का 2 हो गया। अगला है, इसी को मैं बताता हूँ आपको, KOH प्लस Al, और जब हम बात करेंगे बच्चा इसकी भी, तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही आप इसको भी यहाँ लिखेंगे, जैसे इसको किया मैंने वैसे आप इसको भी लिखेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क किया, ठीक है। पोटेशियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी लाइब्रेट होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बता दी, ये मैंने होमवर्क में आपको दी। अब आगे चलते हैं इसके बाद अगली रिएक्शन की तरफ। इसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, देखिए मैंने आपको बताया एसिड जैसे रिएक्शन कर रहा था मेटल के साथ, फिर एसिड का रिएक्शन हमने किया बेस के साथ। अब यहाँ पे हमने बेस का रिएक्शन कर लिया मेटल के साथ, अब करके देखेंगे बेस का रिएक्शन एसिड के साथ। तो लिख देंगे बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। इसका सिंटैक्स क्या होगा आपको बता देना। ये तो एकदम रटी हुई डेफिनेशन है कि बेस रिएक्ट करे एसिड से, एसिड रिएक्ट करे बेस से, सॉल्ट और वाटर ही निकलेगा, उस रिएक्शन को नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH और आपका जाना पहचाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये इसके साथ आएगा, यहाँ पे NaCl बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा बच्चों। और ये तो बड़े आराम से आप सिंटैक्स में इसका लिख सकते हो, बेस प्लस एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब बैलेंस है। अगला कोई तो इसके तो एक दो एग्जाम्पल लिखाऊंगा मैं, बाकी आप खुद कर लेना। मैंने लिखा NH4OH प्लस H2SO4, NH4OH प्लस H2SO4। बच्चा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, SO4 का NH4 से होगा तो ये बन जाएगा NH4SO4 की बैलेंस 2 होती है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। हाँ, SO4 की बैलेंस 2 होती है, इसके साथ आ जाएगी, और प्लस वाटर बैलेंस है H2H अकेला H2 हो गया, NH4 का ट्वाइस, H का 2 H का 2 H का 2 H का 2 ये ले, H का 4 O का 2 हो गया बैलेंस। बच्चों ऐसे ही हम रिएक्शन कर सकते हैं किसी के साथ भी। एक और ले लेते हैं KOH प्लस HNO3, ये बेस ये एसिड होगा क्या, K का इससे होगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सोडा प्लस H2O। हाँ बैलेंस है, ये बैलेंस है। और भी कर सकते हो आप, जितना बार इसमें लिख सको लिख पाओ, मतलब हमने आपको बता दिया जो रिएक्शन इनके बीच में हो रही बच्चों, उनको हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड to form salt and water in a reaction called neutralization reaction, or when acid react with base to form of salt and water in a reaction known as
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक छोटा सा सवाल आपको बताता हूँ, जब पेट में एसिडिटी होती है तो क्या होता है? एसिडिटी दो टाइप से होती है। ये आपको जब हम पीएच का एप्लीकेशन बताएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो सोरेनसन ने 1909 में डिफाइन किया था। पीएच स्केल के अकॉर्डिंग एसिड का इतना होता है 0 से 7, बेस का 7 से 14 और 7 न्यूट्रल का होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा पीएच का इंपॉर्टेंट रोल प्ले। स्टोमक में, माउथ में, हमारी अपनी जो जमीन होती है खेती बाड़ी उसमें, नदी तालाब में, पेड़ पौधों के लिए, वो सब यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल पे फोकस करना, एकदम फोकस करना वहीं पे। एसिड पेट में बनता है तो दो टाइप से, एक जब हमारा HCl का अमाउंट एक्सेस होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर HCl है, उसका अमाउंट जब बढ़ता है तो भी एसिडिटी हो रही है, और उसका अमाउंट जब घटता है तो भी एसिडिटी होती है। अब कहोगे सर घटता कैसे है? जैसे तवे पे पानी होता है, तवे पे खाओ तो तवा, रोटी का फादर होता है, तवे के बाद रोटी कैसे बनेगी? तो उस तवे पे गर्म हो, उस पर 1 बूंद 2 बूंद पानी डालना, एकदम से छनक छनक करेगा वो। वैसे समझिए आप कि हमारा जो एसिड होता है वो अंदर घटता है तब भी एसिडिटी, और एक्सेस अमाउंट होता है मतलब बढ़ता है तब भी एसिडिटी। लोग बोलते हैं एसिड बन रही है, क्यों एसिड बन रही है का मतलब होता है एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है HCl का। क्या होता है फिर? बोलते हैं इनो पी लो, इनो पी लो। वो इनो खाए तो पी लो, पी भी लिया, और पी लिया, थोड़ी देर में देखा रिलीफ मिला, आराम मिला। क्या था? एसिड बन रहा था, इनो में बेस था, वो बेस मिला, और एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर निकलता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। तो रिएक्शन पेट में कैसी हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लगे हाथ आपको बताता हूं। जब कभी हमें येलो वास्प या हनी बी प्यार कर जाती है, चीक पे कर जाती है, या हाथ पे कर जाती है, या बॉडी के किसी भी पार्ट पे कर जाती है, जानते हैं प्यार करने का मतलब? प्यार करने का मतलब होता है वो अपना एक डंक लेती है, टक मार के चली जाती है। मैं बोला येलो वास्प भर रही है, और मधुमक्खी आप जानते होंगे, ये जब डंक मार जाती है तो इसके डंक में एक एसिड होता है। हमने आपको बताया था कि नेटल स्टिंग और आंट, इनमें एसिड होता है। क्या वो फॉर्मिक एसिड होता है? वो एसिड इंजेक्ट हो जाता है हमारे बॉडी में एसिड, तो बर्निंग शुरू हो जाती है। एसिड है भाई, HCl तो पूरी स्किन खत्म कर देता है, वो खतरनाक है। ये इतना खतरनाक नहीं है, तो बर्रैया ने डंक मारा, वो बर्निंग शुरू हो गई, उसमें लगता है कुछ अंदर गया, तो क्या होता है? स्वेल भी कर जाता है। उसी वक्त आपको याद आया, एक लोग अक्सर आयरन की रॉड उठा लेते हैं, लोहे का कुछ भी बना हुआ उठा लेते हैं, और उसको उठा करके वो रगड़ना बने, यहाँ पे उसने प्यार किया, डंक मारा, आपने भले कि आपको कुछ नहीं मिला तो बाइक की चाबी निकाली, साइकिल की चाबी निकाली, और रगड़ना शुरू कर दिया उसको। काफी देर तक रगड़ा, और रगड़ते रहे, स्वेल नहीं करा। क्यों नहीं करा स्वेल? साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ। देखो, उसमें एसिड था, वो बॉडी में स्किन के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर गई। हमने क्या उठाया? आयरन, और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एयर है, एयर हर जगह होती है, प्रेजेंट होती है हर जगह। हमने आयरन लिया और रब करना स्टार्ट किया, तो आयरन मेटल है और वो हमारा ऑक्सीजन है, और मेटल और ऑक्सीजन मिलकर बनता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस। वो बेस उस एसिड को क्या कर रहा है? न्यूट्रल कर रहा है। इसीलिए जिस जगह पे हमने रब किया, बहुत ज़्यादा देर तक रगड़ा, वहां पर उसका असर नहीं होता और वो स्वेल भी नहीं करता। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने कर दी आयरन के साथ। कुछ भी आयरन का अक्सर लोग रगड़ते हैं, और आपको भी कभी ऐसे कोई काट ले तो रगड़ देना, तो ज़्यादा नहीं रगड़ना। अब मान लीजिए गलती से उसने यहाँ काट लिया, आपने उठाई रेती टाइप की कुछ और रगड़ा, तो आपका जो लिप है ना, ये रगड़ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाओगे, है ना। मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, रिएक्शन एसिड का बेस से रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर निकालता है। मैं इतना ही इसमें बता रहा हूँ, इसके आगे बढ़ जा रहा हूँ, बाकी के रिएक्शन आप कर लेंगे। अगले रिएक्शन की तरफ देखा जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, आपको फिर समझाता हूँ। मैंने NaOH लिया, KOH लिया, NH4OH लिया, MgOH ले सकते हो, आपका जो मन करे वो आप ले सकते हो। यहाँ पे जो मन करे H3PO4, H2SO3,
H2SO4, कोई भी H2CO3, कोई भी एसिड आपका मन करता है वो एसिड लेना, रिएक्शन कर लेना। ऐसे नोट्स में सब मैंने आपको करा। आगे आता है बच्चा इसके बाद में कि जब हम रिएक्शन करते हैं बेस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मैंने अभी भी बता रहा था आपको, मेटालिक ऑक्साइड, मैंने मेटल लिया आयरन लिया, ऑक्सीजन लिया। बच्चों ये जो है ना वो मेटालिक ऑक्साइड हो गया, और मेटालिक ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड। ऐसे ही मैं बात करूंगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों नॉन मेटालिक ऑक्साइड या इसको बोल सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए NaOH प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड का मतलब होता है, आप ध्यान से समझिए इस बात को, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या हमारी नॉन मेटल और ऑक्साइड है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। बेस हो गया, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या बनाएगा, जब भी Na और ये CO2 आएगा तो आप समझ लेना Na2CO3 बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बनेगा, स्पेशल सॉल्ट बनेगा जो बेसिक इन नेचर दिखाता है। इसके भी बात करेंगे, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है पूरे चैप्टर में। Na2CO3 बेसिक इन नेचर, हाँ कल आपको बताया था, हमने क्वेश्चन कराया था उस टाइम पर, कल के लेक्चर में। प्लस बच्चा ये सॉल्ट हो गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, वाटर। कैसे, NaCO2 से कर गया तो Na2CO3 बन गया, इधर रह गया H और O, मिला के हो गया H2, मिला के हो गया H2। चलिए मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है और ये वाटर है। ध्यान दीजिए ये बच्चा सॉल्ट है और ये वाटर है, ये लिक्विड है, ये एक्यू है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये है, और ये आप जानते हो आपका पहचाना हुआ बेस है। देखो ये जब इससे रिएक्शन कर बैलेंस करो तो कुछ बैलेंस, Na का Na से 2 हो गया, CO2 का CO2 हो गया, एक और CO3 हो गया, 4 3 और 4 4 हो गया, यहाँ पे 4 2 और 4 4 हो गया, C1 है, हो गया बैलेंस। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, एक और रिएक्शन लेके आऊँ, इसके साथ ही एक और रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये जब पास करेगा किससे, तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल के लेक्चर में, ये क्या बना देगा, CaCO3 वापस। अब रुक जाओ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके वापस कार्बोनेट पैदा करता है, ऐसे नहीं वैसे। एक एसिड, अब सवाल समझना बेटा, एक एसिड X रिएक्शन करता है किसी मेटल कार्बोनेट से, एक एसिड X रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से, और वो उस टाइम पर एक गैस लाइब्रेट करता है, जो गैस वापस किसी सॉल्यूशन से रिएक्शन करके एक एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करता है और एक गैस को लाइब्रेट करता है। गैस का नाम मैंने रख दिया जी, एक गैस को लाइब्रेट करता है। वो गैस जब पास ओवर होती है किसी सॉल्यूशन बाई से, ये गैस पास ओवर होती है किसी सॉल्यूशन बाई से, तो वापस कार्बोनेट बन जाता है। सवाल का तथ्य समझिए, एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो एक गैस निकलती है, वो गैस किसी सॉल्यूशन बाई से रिएक्शन करती है तो वापस वही कार्बोनेट आ जाता है। तो सब बताइए क्या, X क्या है, मेटल कार्बोनेट क्या है, G क्या है और Y क्या है, तो समझिए। आपको कल समझा रहा था मैं एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से। अब एक एसिड मैंने लिया HCl,
प्लस मैंने कार्बोनेट लिया CaCO3, ध्यान समझ रहा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ये बच्चा रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये होगा CaCO3 है, क्या होगा इसका CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो वाटर, मेटल सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलते हैं, मैंने बहुत बार बोला। तो क्या निकल आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड क्या हुआ, मैंने HCl ले लिया, आपकी मर्जी, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, जो मन कर सकता है ले सकते हो। सर आपने CaCO3 ही क्यों लिया, बताता हूँ। यहाँ पे मैं Na2CO3 भी ले सकता था, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, वो मेटल कार्बोनेट से जी बन रही, मतलब जी निकल रही, गैस जी, वो जब किसी ड्राई सॉल्यूशन Y से रिएक्शन करती है तो वापस वही कार्बोनेट आ जाता है। ये गैस जी, ये गैस जी जब वापस Y सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है तो ये कार्बोनेट वापस आ जाता है, कौन सा, CaCO3। तो ये CO2 जब सॉल्यूशन Y से रिएक्शन करेगी तो ये आ जाएगा। CO2 से कौन रिएक्शन करता है तो CaCO3 आ जाता है। CO2 से CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करता है तो वापस CaCO3 आ जाता है। इसका मतलब Y क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। जब इसमें CO2 को ऐड करेंगे तो वापस कार्बोनेट आ जाएगा CaCO3। इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह ही निकाले जाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस तरह ही बेटा निकाले जाते हैं जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा है आपके लिए। अब समझिए जरा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो ये जब इससे मिलेगा बच्चों तो CaCO3 हो जाएगा और प्लस क्या लिखेगा, वाटर। ये तो अलग है, ठीक है, ये तो वाटर, ये अलग है। आपको मैंने समझाया इस बात को कि रिएक्शन का यूज क्या है, रिएक्शन का यूज क्या है, ठंडे दिमाग से बच्चों समझेंगे। अच्छा, एक जो हम बोल रहे थे ना अभी का रिएक्शन यूज कैसे करा करते हैं, वो जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे बुक से आपको भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पर इनके आंसर भी बताएंगे, वो सारे क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। जो आपको समझाया था मैं अभी ये कि वापस कार्बोनेट आ जाता है, तो इन रिएक्शंस का हम यूज कैसे करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका सॉल्यूशन अपन को करना है, मिलके करना है। देखिए हमसे बोला गया, a student drop a few pieces of marble in dilute hydrochloric acid। यही रुक जाइए, एक स्टूडेंट है, ड्रॉप करता है कुछ पीसेस को, वो पीस किसके हैं, मार्बल के। मेरे बच्चों मार्बल क्या होता है, CaCO3। मार्बल के कुछ पीस ड्रॉप करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और वो भी दिल एसिड में, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में उस बच्चे ने, स्टूडेंट ने मार्बल को HCl से ऐड कर दिया, ठीक है। द इवॉल्व्ड गैस वाज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। इवॉल्व गैस, तब एक गैस निकल रही होगी, उस गैस को लाइम वाटर से रिएक्शन करेंगे। अब इसको तो कर लो, पहले सवाल कह रहा है देन द इवॉल्व्ड गैस वाज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द चेंज ऑब्जर्व्ड। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं, ऐसे रिएक्शन आती बोर्ड में, खासकर CaCO3 प्लस HCl। बच्चा इसको मैंने प्रोड्यूस किया और बोलता है, अब हमें समझ में आना चाहिए कि सर ने बताया था कि कोई एसिड किसी कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो एक गैस निकलती है, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी, प्लस पानी निकाल दिया, मतलब वाटर। अब क्या रह गया, CaCl2 सॉल्ट। ये होता है, ये रिड्यूस रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट और मेटल वाई कार्बोनेट से मैंने रिएक्शन किया था। तो मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके CaCl2 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों हमको मिल गया गैस, ये गैस निकल रही है। चलो, अब बोला हमसे वो गैस लाइम वाटर से जब पास होती है, अब पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या होता है, तो वो रेडियो होता है। यही गैस जब इससे पास होती है तो क्या होता है, तो रिएक्शन में कोई चेंज आता है बेटे। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो जितना बन गया, ये लाइम वाटर ये होता है,
और वो गैस मैं आपको फिर पढ़ता हूं जो कह रहा है इवॉल्व गैस वाज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, इवॉल्व गैस पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर। बच्चों जब ये लाइम वाटर CO2 से रिएक्शन करता है तो चेंज क्या आता है, ये मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है। ये CaCO3 क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये इसमें क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, इसमें ये चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, आगे कह रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर बोथ द चेंजेस। मेरे बच्चों इसमें क्या करना है, इसको भी बैलेंस करना है और इसको भी बैलेंस करना है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे रिएक्शन थ्योरी में करवाता है। हमें पता होना चाहिए लाइमस्टोन क्या है, लाइम वाटर क्या है, और वो गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। अब इसी को लेकर हुए एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी के साथ। वो सवाल है मेरा, मेटल कार्बोनेट X, ध्यान से समझ रहा, मेटल कार्बोनेट X, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। ये रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों हम बोले यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, एक सेकंड तक रुक जाइए, इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर लूं। जैसे रिएक्शंस का यूज कैसे कैसे होता है, ध्यान से समझना। मेटल कार्बोनेट X on reacting with an acid gives a gas which when passed through a solution by gives the carbonate back. On the other hand, a gas G that obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry by. It gives a compound Z used for disinfecting drinking water. Identify X, G, Y, Z. इस सवाल का क्या करना है, अब इसकी सवालियां बनाते हैं। अब मेटल कार्बोनेट X, मेटल कार्बोनेट X, ध्यान से समझना, मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, ले ये भी ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, तो हमने कर लिया हमारी मर्जी, कोई एसिड ले लो, H2SO4 HCl। अभी हमारे पेट का होता है, मतलब फेमिलियर है, इसलिए हमने इसको रख लिया। अब क्या कर रहा है, अब मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस, ये कोई गैस देगा, कौन सी गैस देगा, अरे भाई मेटल कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करेगा तो एक गैस निकलती है और वो गैस होती है CO2, कार्बोनेट आ गया ना, तो कौन सी गैस होती है, CO2 और वाटर और मेटल सॉल्ट। मैं यहाँ पे अभी मेटल कार्बोनेट नहीं लिख रहा, क्यों बताऊंगा, गैस निकल आई, ठीक है। Which when passed through solution by, गैस passed through solution by, कोई सॉल्यूशन बाई है उससे ये गैस पास हो रही है, which when passed through solution by gives the carbonate back, gives the carbonate back, metal carbonate back। बच्चा ये गैस किससे रिएक्शन करके वापस बैक ले आती है, अभी तो पढ़ा था ना, तो ये क्या हो जाएगा CaCO3 और यहाँ क्या हो जाएगा CaCl2। अब Y क्या है, Y क्या होता है CaOH का, अभी तो पढ़ाया मैंने आपको, तो CO2 Y क्या हो गया CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि वो गैस which when passed through a solution by back कार्बोनेट, तो बैक क्या हो रहा है CaCO3, ये हमारा बैक हो रहा है, तो Y मिल गया अपन को CaOH का होल ट्वाइस, X मिल गया अपन को CaCO3 मेटल कार्बोनेट और गैस तो मिल गई आपको CO2। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ अ गैस G, एक और G गैस है, अ गैस G that is obtained at anode during electrolysis of brine is passed on dry by। okay. अब कह रहे हैं ये गैस है G, वो गैस की कहानी सुन लीजिए। अ गैस G that obtained an anode, देखो एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, तो एनोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते टाइम पर एक गैस निकल रही है ब्राइन से, ब्राइन से। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब ब्राइन से कोई गैस निकलती है उसका नाम होता है क्लोरीन गैस, एनोड पे क्लोरीन ही निकलती है, तो ब्राइन से निकलने वाली गैस हो गई क्लोरीन गैस। चलिए अब पास ऑन ड्राई बाई, ध्यान से समझ रहा हूं, ये क्लोरीन गैस ड्राई बाई से CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्शन करती है, तो एक कंपाउंड बन जाता है Z, कंपाउंड Z
used for disinfecting drinking water, used for disinfecting drinking water, ये भी यहाँ पे एक यूज आया, समझ में आपको। क्लोरीन गैस ब्राइन पे उसकी इफर्वेसेंस पे निकल रही है, एनोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे निकलती है, क्लोरीन निकलती है। अब एक गैस की बात कर रहा है जो सॉफ्टनिंग कर देती है हार्ड वाटर को, पीने योग्य बना देती है हार्ड वाटर को, खराब पानी को पीने योग्य बनाती है। बोल रहा है यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वो गैस होती है क्लोरीन, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीनेट वाटर ही पिया जाता है और प्रोसेस का नाम होता है क्लोरीनेशन। आपको 9th से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। क्लोरीन जब ऐड होती है तो वो पानी कैसा हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। एकदम समझ में आ गया कि वो जी जो गैस है वो क्लोरीन ही है। तो कौन सी गैस है, वो क्लोरीन गैस है। तो ये क्लोरीन, अब कह रहा ये क्लोरीन इस O से, इस बाई से, ये क्लोरीन CaOH का होल ट्वाइस, जब ये गैस क्लोरीन इससे रिएक्शन करती है तो कंपाउंड Z निकलता है, एक कंपाउंड Z निकलता है। अब वो कंपाउंड Z बताना है आपको, तो मैं बता दूं आपको, जब CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 होगा बच्चों और कंपाउंड Z निकलता है जो कह रहे हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे एक और यूज हो सकता था, छोटा सा बताता हूँ। जब क्लोरीन इससे रिएक्ट करेगी तो CaOCl2 निकलता है। ये जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो CaOCl2 ही निकलता है। इसको पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और क्या निकलता है, वाटर। देखिए ये जो हमारा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो जो Z है वो Z ही हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है, ब्लीचिंग लोग करवाते हैं तो वही है ब्लीचिंग पाउडर है, और ये निकलता है। तो हमारे पास Z क्या आया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। खासकर जब CaOH का होल ट्वाइस इससे रिएक्शन करेगा तो ये निकलेगा। मेरा मतलब ये है कि रिएक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये रटना नहीं है, क्योंकि रिएक्शन आपने रट ली तो घंटा बच जाएगा तुम्हारा, और पेपर में कुछ नहीं आएगा। पेपर में भी घंटे ही आएगा, इतना बड़ा सा। इसलिए बता रहा हूँ कि रिएक्शन औरों की तरह से मत करिए, मैं जो बता रहा हूँ वैसे करिए, और ध्यान रखिए अपना कि आपने इसका यूज क्या है। सवाल वो करेगा कई बार, तो मैंने कहा ना इतना बड़ा सवाल का सवालिया बना दिया। एक्स क्या है, पर डरना मत, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ अभी क्योंकि वीडियो में कुछ से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए एक्स क्या है, वाई क्या है, जी क्या है, और बाकी जो भी था मैंने बोल दिया। अब लौट आते हैं अपने इस रिएक्शन पे, जो रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बच्चों असली बात यही थी और यही हम कर भी रहे थे। चलिए मैं इसको बता रहा था, रिएक्शन मैंने बता दिया, ध्यान दीजिए जरा बेटा। सॉल्ट और वाटर निकल रहा है, NaOH प्लस CO2 से सॉल्ट और वाटर निकल रहा है, इसीलिए केमिस्टों ने इसको भी बोल दिया ये काम कैसा कर रहा है। एसिड बेसिस की रिएक्शन भी क्या निकाल रही है, बेटा सॉल्ट और वाटर। ये भी क्या निकाल रहा है, सॉल्ट और वाटर। बेसिस जब एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो भी सॉल्ट और वाटर। बेसिस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो भी सॉल्ट और वाटर। तो आउटपुट सेम निकल रहा है, और आउटपुट सेम निकल रहा है इसलिए बच्चा ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इसको भी उन केमिस्ट्री वालों ने बोल दिया कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड होगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड आपका क्या होगा पता है, एसिडिक इन नेचर होगा। क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ये होगा सवाल। मेरा मतलब इसके बाद ही हम कह सकते हैं बच्चों कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके बाद की प्रॉपर्टी की बात हम आगे करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी सारी, अब इसकी बात आगे करेंगे। बच्चों अगली रिएक्शन है हमारी बेसिस बेस लाइब्रेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम साल्ट्स। अमोनियम साल्ट से बच्चों हम कह सकते हैं कि बेस अमोनियम साल्ट से रिएक्शन करके क्या लाइब्रेट कर देता है, अमोनिया, और अमोनिया गैस होती है। NH3 का लाइब्रेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी बेसिस की वजह से ही होता है। जैसे मैंने लिया मेरे बच्चों NaOH प्लस NH4Cl, NaOH प्लस NH4Cl, ये क्या है, ये अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड।
आगे निकलेगा NaCl प्लस वाटर और प्लस मेरे बच्चों NH3 गैस, ये है अमोनिया। तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर दिया, अमोनिया गैस को फॉर्म कर दिया किससे, किससे रिएक्शन करके बेटा, ठीक है। अमोनिया गैस को फॉर्मेशन कर दिया हमने NaOH, अमोनियम साल्ट से अमोनिया गैस हमने बना दी। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है ये। अगला मेरा आता है जो इनसॉल्युबल होते हैं, देखो इसको ध्यान से देखो, NaOH प्लस NH4Cl प्लस, तो इससे क्या निकलेगा NaCl सॉल्ट, ये भी ये अमोनियम सॉल्ट है और ये आपका कॉमन सॉल्ट है, ये आप ध्यान रखना। और लाइब्रेशन किसका हो रहा है, अमोनिया गैस का हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, कभी फिर हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको बताएंगे। अगली रिएक्शन बेटे, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रेसिपिटेट बनता है, और ये मैंने सारे रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में करा दिए थे, वही यहाँ पर भी करा रहा। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल सॉल्ट, हैवी मेटल सॉल्ट पहले से जैसे एग्जांपल लिया मैंने ZnSO4, ZnSO4 प्लस NaOH। अब देखिए ध्यान से, ZnSO4 प्लस NaOH, ये मेरा बेस है और ये मेरा हैवी मेटल सॉल्ट है। ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो एक्चुअली आगे जाके क्या निकलेगा, Na का SO4 से करते हैं Na2SO4, Na2SO4 प्लस ये देखिए आप Zn का OH से होगा तो क्या हो जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो निकल रहा है ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कैसा प्रेसिपिटेट है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये आप जानते हो ये भी आपका मेटल सॉल्ट है, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। सवाल पे ध्यान दीजिए, ZnSO4 प्लस NaOH ये मेरा बेस है और ये साल्ट है, हैवी मेटल सॉल्ट। इसको जब इससे रिएक्शन किया Na Zn को हटा देगा तो Na तो SO4 के साथ आ गया और Zn इसके साथ आ गया, तो ये बन गया। अब हम अगली बात करते हैं CuCl2 प्लस मैंने लिया NH4OH, NH4OH। अब देखिए इसको रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, NH4 का Cl से बन जाएगा NH4Cl प्लस। देखो बेटा इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ Na2 आया है तो Na2 यहाँ कर दो आप, बाकी सही है सर, हाँ। अब NH4Cl प्लस, ध्यान दे दो वरना Cu का OH से होगा तो क्या होगा, CuOH का होल ट्वाइस, ये भी प्रेसिपिटेट हो गया ब्लूइश, CuOH का होल ट्वाइस, तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बना सॉल्ट है। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। इसके तरह के मैंने तमाम इक्वेशन रिएक्शंस आपको पहले बता भी दिए हैं, और मैंने मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो प्रेसिपिटेट निकल रहा है वो इसके साथ निकल रहा है। कलर जो मैंने है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैंने आपको सारा बता दिया है कि किसके साथ कैसा कलर होगा, व्हाइट कब होगा, रेड कब होगा, ब्लू कब होगा और येलो कलर कब होगा, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शन रहते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी बैलेंस कर लेना बेटा, ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगले रिएक्शन की तरफ हम FeCl2 प्लस NaOH। अब FeCl2 और NaOH क्या बनेगा बच्चों, NaCl प्लस FeOH का होल ट्वाइस, ये निकलेगा। चलिए एक सेकेंड, NH4Cl Cl2 है, तो मेरे बच्चों इसको ट्वाइस कर देंगे हम, ठीक है, हो गया। और Cu हमारा एक है, Cu यहाँ पे एक है, NH4 का ट्वाइस हो गया तो इसको 2 कर देंगे, तो O का 2, H का 2, O का 2, H का 2, मतलब बैलेंस भी है, ठीक है, बैलेंस भी कर दिया मैंने। अब बटे NaCl प्लस FeOH, ये ब्राउन बनेगा। ये पीपीटी कैसी बनेगी, ब्राउन पीपीटी है, निकल रही है जो। और आपका FeCl2 NaOH ये सब, इसको भी बैलेंस कर दीजिए, 2 यहाँ पे हो जाएगा, Cl2 हो गया, 2 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। O का 2, H का 2, O का 2, H का 2, F का 1। तो मेरे बच्चों ये हमारी रिएक्शन रहती है बेसिस की, सभी रिएक्शन बेसिस की हैवी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन अगर होगी
यहाँ भी सॉल्ट है, ये बेस, बेस सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, प्रेसिपिटेशन निकल रहा है। और जो रिएक्शन है इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक सॉलिड सबस्टेंट होता है प्रेसिपिटेट, उसका कलर होता है, वो मैटर के हिसाब से कलर होता है। फर्स्ट चैप्टर की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैंने सारे कलर आपको बता दिए थे। एक लेक्चर मतलब वीडियो मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, कलर आप हर किसी का पहचान लेंगे, हर किसी का पहचान लेंगे कलर, दिक्कत नहीं होगी। बराबर ये रिएक्शन आप समझते रहिए, देखते रहिए, और बेसिस की भी रिएक्शन ओवर हुई, एसिड की भी हुई। अब बारी आएगी अगले लेक्चर में पीएच वैल्यू से रिलेटेड। तो हमारा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक हो चुका है, अब बात करेंगे अगले लेक्चर में।